बंदा है उसके पास अलार्म नहीं बचा, तो वो क्या करता है, अपने फोन में ही अलार्म लगाता है। फोन में अलार्म लगा लिया, रहने दे, देखिए आपने फोन में ही अलार्म लगा लिया है ना, और फोन जैसे ही बंद किया अलार्म, आप में से है कोई जो अलार्म लगा के सोता है फोन में? 2-3 लोग हैं। अच्छा, ऐसा भी है इनमें से अलार्म लगा के खाली अलार्म बंद करते ही वापस रख देता हो? है? या अलार्म बंद करके उसमें देखना नहीं होता कि किसी की इमरजेंसी कॉल तो नहीं आई या मैसेज तो नहीं आया इमरजेंसी। सबसे पहले आदमी ये सोचता है कि यार कहीं किसी का मैसेज वैसेज तो नहीं आया, चेक करके देख लेते हैं कोई इमरजेंसी तो नहीं आई। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, हम फोन उठाते ही सबसे पहले उसको खोलते हैं, उसी टाइम पर आपका फोन एक्टिव होके बताना शुरू कर देता है एल्गोरिदम को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कि बंदा उठ गया है, इस टाइम उठ गया है। उसके बाद घर के जो आपके काम होते हैं, उन कामों में आपकी रिकॉर्डिंग होती है, आपको मालूम है ये बात? यानी कि आपके घर में अगर वाईफाई चला हुआ है कंटिन्यूसली, या मोबाइल का हॉटस्पॉट कंटिन्यूसली चला हुआ है, और आपके घर में कोई डिवाइस है जिसको स्मार्ट बोलते हो आप, जैसे स्मार्ट टेलीविज़न है, एलईडी जो नए वाले आए हुए हैं, उनके अंदर हिडन कैमराज होते हैं जो आपकी मूवमेंट को कॉन्टिन्यूसली भेजते हैं। जैसे फ़ोन है ना, फ़ोन जैसे ये मेरा आईफोन है, इसको कभी भी आप लोगों के पास अगर इंफ्रारेड का कैमरा हो, जिसमें इंफ्रारेड हो, आमतौर पे हमारे घरों में कुछ नए हाईटेक जो नए वाले कैमरे आए हैं वो इंफ्रारेड वाले हैं, या वो जो अपने DSLR कैमराज होते हैं जिसमें इंफ्रारेड एनेबल हो, उसको अगर आप इंफ्रारेड में चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर 5, 10, 15 सेकंड में ये हमारी फोटो क्लिक कर रहे हैं। ये वैसे नहीं दिखाई देंगे आपको, मतलब आपने फ़ोन जो सामने रखा हुआ है, तो ये फ़ोन को कौन इस्तेमाल कर रहा है, उस टाइम उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या हैं, उसके चेहरे के भाव क्या हैं, वो 24 आवर आपकी निगरानी पे लगा रहता है। उसका कारण क्या है कि आप मतलब कभी कभी आप उदास होते हो, कभी आप गुस्से में होते हो, कभी आप खुश होते हो, उस टाइम आपका चेहरा कैसा लगता है, वो पूरा डेटा उनको इकट्ठा करना है। उस डेटा को वो सारे को सिंक्रोनाइज करते हैं कि ये जो बूटा सिंह है, इसका चेहरा जो है ना ये ऐसा है, और ये इस मौके पर टेढ़ा देखता है। कई बार बात करते करते हम इधर फ़ोन यूज़ कर रखे हैं, इधर देख लिया, फिर हम इधर भी देख लेते हैं, ऊपर भी देख लेते हैं, तो वो पूरे चेहरे को पूरा मॉनिटर करके एकदम एक्यूरेट डेटा भेजता रहता है। आपका डेटा एक जगह पे स्टोर होता रहता है और आपकी चेहरे की एक्यूरेसी को वो पकड़ते रहते हैं। इसीलिए आपने गौर किया होगा, जो एक वो होता है ना फेशियल वाला पैटर्न होता है, खुलने का लॉक होता है, फेस लॉक जो उसको बोलते हैं, मतलब आप ऐसे खोलो, आपका चेहरा देखते ही फ़ोन खुल जाएगा। और वो इसमें तो आईफोन में तो इतना मतलब वो है कि आप एक तरफ हल्का सा देख लो, बस इसी टाइम 1 सेकंड से पहले खुल जाता है। वो इतनी एक्यूरेसी, और 1 सेकंड के मतलब 100वें हिस्से में इतनी स्पीड से कैसे काम कर लेता है, क्योंकि उसके पास हमारे फेस के हर मूवमेंट की रिकॉर्डिंग है। तो वो जैसा भी चेहरा उसने पकड़ा वो कर देगा कि हाँ यही बंदा है। उसके बाद आप बाहर निकलते हो, पैदल चल रहे हो तो भी आपके हाथ में या जेब में फ़ोन है, या यहाँ पर है, या पॉकेट में, या हाथ में। आप गाड़ी में हो तो भी आपके साथ ही फ़ोन है। तो आप कितना पैदल चलते हो, कितना आप गाड़ी से चलते हो, कितना आप बाइक से चलते हो, कितनी मूवमेंट आपकी रहती है, रोज़ आप कितना चलते हो, डेली की आपकी एवरेज कितना ट्रैवलिंग की है, उस ट्रैवलिंग में आप कैसी जगह पर जाते हो, शहर में ज़्यादा जाते हो कि गाँव में ज़्यादा जाते हो, जहां आसपास ज़्यादा लोगों की जीपीएस, अब सबके फ़ोन यहाँ पर है ना, तो ऊपर उनको मालूम है कि इस टाइम पे इस गुरुद्वारा साहिब में इतने सारे लोग एक जगह पर बैठे हुए हैं कि उन सबके फ़ोन उनके हाथ में या उनकी पॉकेट में हैं।
तो आपकी जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट लोकेशन, आपका जीपीएस बताता है ना, बिल्कुल कोने पे भी अगर आप हो गली के तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉर्नर पे बताता है। घर में भी अगर आप बाहर वाले कमरे में या अंदर वाले कमरे में हो तो वो भी बताता है। तो वो ये भी बताता है कि ये घर के कितने आदमी इकट्ठे बैठते हैं, कितने अलग बैठते हैं, ये लोग कितने इकट्ठे बैठे हैं। फिर आप जब जाते हो, फिर आप शॉपिंग करते हो, पैसा खर्च करते हो, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, कैसे लोगों को आप पैसा देते हो, किस तरह का सामान खरीदते हो, ब्रांडेड खरीदते हो, हल्का खरीदते हो, जूते कितने खरीदते हो, बाइक कितने खरीदते हो, सर्विस कराते हो गाड़ी की, कौन सी कंपनी की गाड़ी है आपके पास, फिर आप उसका रोज का पेट्रोल डीजल कितना खरीद रहे हो, किस तरह का आपका परचेजिंग स्टाइल है और आपका लाइफ स्टाइल है। आपका हर डेटा आपका मोबाइल ले रहा है ना। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके मोबाइल के पास आपके बारे में ना पता हो। यहां तक कि आप अपने दोस्तों को बोलो कि यार मुझे ना जूते चाहिए, कौन से लेके आऊं मैं, आप अगले ही पल थोड़ी देर के बाद, घंटे 2 घंटे बाद अपना फ़ोन खोलोगे, उस पर फेसबुक पे आपके सामने जूते आ जाएंगे। आपने कपड़े खरीदते थे, बाइक खरीदनी थी, बाइक की एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। वो कैसे होता है? क्योंकि जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो उसमें, और जब अपना फ़ोन चालू करते हो तो फ़ोन आपसे परमिशन मांगता है कि आपका माइक यूज़ करने की परमिशन चाहिए हमको, आपका कैमरा यूज़ करने की परमिशन चाहिए। तो वो आपका कैमरा और आपका माइक 24 घंटे आपकी बात सुनता है, और सुन के आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो उनको वो रेड फ्लैग लगा के और ऊपर डेटा भेजता है। तो एआई उसमें से वो छांटती है कि ये आदमी कैसी नेचर का व्यक्ति है, और उसके पास फिर उसी टाइप की बातें आने लग जाती हैं। आपने फ़ोन खोला तो फ़ोन में भी आप कौन सी कंपनी की या किसकी वीडियोस देखते हो, किस तरह की वीडियोस देखते हो। आपने जो गूगल पे सर्च किया कि भाई मुझे ये वाली वीडियोस दिखा, आपने राजीव दीक्षित को ढूंढा है कि सनी लियोन को ढूंढा है, तो उससे वो आपकी नेचर पता लगाएगा कि अच्छा इस बंदे को ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद हैं। फिर वैसी चीज़ें आपके मोबाइल में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप जिस तरह के लोगों को ढूंढना शुरू करोगे, जिस तरह के लोगों को देखना स्टार्ट करोगे, वैसी ही चीज़ें आपके मोबाइल में आना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि ये तो वो डेटा है जो आपका पर्सनल डेटा है। फिर आपकी पूरी फैमिली का डेटा भी एक जगह पर करेक्ट है, यानी कि इसके अलावा जो बाकी डेटा है, कुछ चीज़ें हैं जो आप मोबाइल में नहीं रखते हो या मोबाइल को इनकी जानकारी नहीं होती है, वो जानकारियां आपने आधार कार्ड के साथ जोड़ी हुई हैं। आधार कार्ड पूरी तरह से आपका सारे कागजों के साथ, जितने भी कागज हैं उन सब के साथ जुड़ा है, और पूरी फैमिली के आधार कार्ड फैमिली आईडी के साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही होगा जी, है ना। यानी आपके परिवार के नहीं, आपके रिश्तेदारियों के भी सारे डेटा, सब कुछ उनके पास पूरी तरह से रखा हुआ है। आज से लगभग 30 साल पहले, 25-30 साल पहले एक शब्द, हम छोटे छोटे हुआ करते थे उन दिनों में, लेकिन फिर भी हमारे को एक बात याद है। उस टाइम पर यह कहा करते थे कि जिसके पास भी तेल होगा ना वही दुनिया को कंट्रोल करेगा। आपने भी सुना होगा ये वाला डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, जिसके पास भी तेल होगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद किसी देश में महामारी आने लगी, भूखमरी आने लगी, अनाज की किल्लत होने लगी, ऐसी खबरें टीवी में दिखाई गई। तो आपको लगने लगा कि जिस देश के पास अनाज होगा ना वो दुनिया को कंट्रोल करेगा, जिसके पास भी भोजन होगा। यह भी आपने सुना होगा कि भोजन जिसके पास होगा वो कंट्रोल करेगा। आज का जो नया ट्रेंड है वो इनसे आगे आ चुका है, और आज के ट्रेंड में जो डायलॉग आजकल सुनने को मिलता है सबसे ज्यादा, ना आज तेल वाली चीजें कंट्रोल करती, वो तो आपको नितिन गडकरी ने बोल दिया कि हम पेट्रोल और डीजल बैन करने वाले हैं, तो पेट्रोल और डीजल तो नितिन गडकरी ही बैन कर देगा, तो इसका मतलब तेल जिसके पास है वो तो किसी काम का ही नहीं बचा। फिर अनाज की बात है, अनाज के लिए आपको बता दें, इस दुनिया में मतलब आप ये सोचो कि किसी जमींदार के पास ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन होगी जी। मान लो किसी को आप बड़ा जमींदार कहने लगे, कितनी जमीन होगी सोचो आप, है 80 या 100 किले वाले को
और कोई लिमिट? अपने किसी नेता के पास कितनी जमीन हो सकती है ज्यादा से ज्यादा? 500 एकड़। हाँ जी, बेसाबी में भी कुछ लिमिट तो अपनी होती है ना, भाई आदमी इतने किले हो तो उतना बड़ा जमींदार माना जाएगा। 5,000 किले, 1,000 किले, 2,000 किले, 5,000 किले। किसी ने सुना था, हमारा जो मुख्यमंत्री था एक पहले वाला, हमारे यहाँ हरियाणा में था, उसने कहा था भाई उसने ऑस्ट्रेलिया में 11,000 एकड़ जमीन ले रखी, ऐसा करके पता नहीं ऐसे ऐसे अफवाहें फैली थी कि 10-11,000, मतलब आप 10-11,000 एकड़ जमीन को आप ये मान लेंगे यार इससे बड़ा तो क्या ही जमींदार होगा। ये मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं जब हमने कहा था कि जिसके पास अनाज होगा, जो अनाज कंट्रोल करेगा वही दुनिया को कंट्रोल करेगा। उस दौर में जब बिल गेट्स ने जमीन खरीदनी शुरू करी तो आज दुनिया का सबसे बड़ा किसान जो है वो बिल गेट्स है, जिसके पास अमेरिका की 3.25 लाख एकड़ जमीन अकेले के पास है। 3.25 लाख एकड़। उसने क्या किया? उसने वही किया जो हमारे यहां हम लोग कर रहे हैं कि छोटा जमींदार के पास एक बच्चा है, वो अपने बच्चे पर अपना सारा जोर लगाना चाहता है, वो सारा पैसा खर्च करके वो अपने बच्चे को पढ़ाना और मतलब बड़ी जगह पर ले जाना चाहता है, तो उसके लिए वो अपनी जमीन को बेचने को भी तैयार है। अब किसी के पास आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ जमीन है, मुझे लगता है कि उसका पड़ोसी सोचेगा यार जमीन को जमीन में लड़ा लेते हैं, जैसे तैसे करके रिश्तेदारों से पैसा मांग के इकट्ठा करके कर्जा लेके जिमे तिमे करके लिमिट बनवा के और वो अपना आधा किला, 1 किला, 2 किला अपने किले में मतलब मिला लेंगे। ऐसे करते हैं ना अपन लोग। यानी छोटे जमींदार की जमीन जब बिकती है तो पास का ही बड़ा जमींदार उसको ले लेता है, और जब बड़े जमींदार की थोड़े उस जमींदार की बिकती है जब 5-10 एकड़ वाले की, तो कोई 50 एकड़ वाला भी होता है जो सोचता है कि मैं खरीद लेता हूं, और जब 50-100 एकड़ वाले की बिकती है तो फिर 1,000 एकड़ वाला सोचेगा कि मैं खरीदता हूं। क्योंकि ऐसे ही चलते ना। ऐसा करके वो छोटे छोटे से छोटा, बड़ा बड़े से बड़ा और बड़ा होते होते आज उस आदमी के पास, अकेले के पास 3.25 लाख एकड़ जमीन है। अब मैं इससे आगे आता हूं, वो इसलिए है क्योंकि वो आदमी ये कहता है कि धरती पर जितने लोग हैं उन सब लोगों को जितना खाना चाहिए, जिंदा रहने के लिए जितना अनाज, जितना राशन चाहिए वो हम दे सकते हैं। हमें किसी जमींदार की, किसी किसान की जरूरत नहीं है। आपको घर बैठे खाना चाहिए तो आपको घर बैठे ड्रोन से हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कभी ये लगता है कि भाई ये वाली पीढ़ी जो है, हम लोग हैं, मेरे ख्याल से आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम कोई भी ऐसा बहुत रेयर होगा जो इकलौता होगा अपने माँ बाप का। हम 2 होंगे, 4 होंगे, मैं तो हम जैसे 5 हैं, मतलब मैं अब 5 भाई बहन हैं। मेरे से बड़े जाएंगे तो मेरे पापा और जो हैं वो 8 हैं, मतलब 4 भाई 4 बहनें। हमारे एक हैं लेकिन सबके। तो जब ये वाली पीढ़ी निपट जाएगी तो सीधा मतलब ये समझो कि जनसंख्या का 5वां हिस्सा निपटेगा। समझ गए ना? मतलब 100 एकड़ अगर हम 100 करोड़ मानते हैं तो 80 करोड़ लोग तो एक झटके में निपटेंगे, जो बुजुर्ग हैं, जो इस टाइम 40+ में जाके बैठेंगे। तो अपन लोग तो एक तरह से पूरा भारत खाली हो जाएगा। जब वो खाली हो जाएंगे और जब हमारे इकलौते बच्चे होंगे, तो क्या हमने अपने इकलौते बच्चों को अपनी जमीनों के साथ जोड़ा है? हमने तो अपने बच्चों को जमीन से तोड़ा है कि जमीन में कुछ नहीं रखा, तुम भागो यहां से, तुमको यहां से जाकर के नौकरी करनी है। नौकरी किसकी करनी है? कंपनी की करनी है। और कंपनी क्या कहती है? कि जमीन चाहिए। मतलब समझे? हम दौड़ा रहे हैं उस बच्चे को उस कंपनी की नौकरी करने के लिए जिस कंपनी को उसी के बाप की जमीन चाहिए, और वो हमारा बेटा उस टेक्नोलॉजी वाली कंपनी को मजबूत करता है ये कह करके कि मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मैं किसानों का सारा डेटा आपको दे सकता हूं। ठीक है जी? अब किसान का सारा डेटा आ गया उनके पास, कंपनी के पास, तो अब कंपनी आपकी जमीन टेक ओवर करने के लिए एकदम से तैयार है, एकदम रेडी खड़ी है। क्योंकि इधर से आपकी जमीनें जो है वो सारी बैंकों में कर्जे पर रखी पड़ी है, इधर आपके पास पे करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे ना, आपके पास काम नहीं है। कल गिल साहब आए हुए थे, रात देर तक बैठे रहे। गिल साहब ने हमको क्या बताया
कि हमारे पास 3.5 करोड़ ट्रकों की जरूरत है पूरे देश में। कितनों की? 3.5 करोड़। तो बैंकों ने लोन कितने ट्रकों को कर रखा है पता है? 14 करोड़ ट्रकों को फाइनेंस कर रखा है। जैसे वो हमको क्या कहते हैं कि यार जनसंख्या इतनी हो गई, किस किस को खिलाएंगे, ट्रक इतने हो गए, किस किस को काम देंगे, हैं? गरीब इतना हो गया, किस किस को फ्री में अनाज देंगे। कोई ऐसा है, दुकानदार इतने हो गए, किस किस की दुकान चलाएंगे। कंपटीशन इतना हो गया, तो मार्केट में जाओगे ना आप, जूते की दुकान कोई खोल रहा है तो जूते की दुकान वाले बहुत हैं, मोबाइल की खोल रहा है मोबाइल वाले भी बहुत हैं। मतलब आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपका होना ही पाप है। मतलब आप उस जनसंख्या वृद्धि में आप, मतलब आपका कसूर है और आपको खत्म हो जाना चाहिए। वो फीलिंग आपको तोड़ने के लिए आसान है, एक दूसरे से काटने के लिए आसान है। तो अब आने वाले वक्त में जब आपका बच्चा जमीन से जुड़ा नहीं होगा, जमीन आपकी कर्जे पर होगी, पैसा आपके पास पे करने के लिए मेरे ख्याल से होगा नहीं किसी के पास भी, मोबाइल में डेटा पड़ा हुआ है, और अगर 1 हफ्ते तक लाइट ना आए और 1 हफ्ते बाद लाइट आए और उस टाइम आपके मोबाइल का सारा डेटा उड़ जाए, तब क्या? मोबाइल का नहीं, आपके बैंक का भी, मतलब सिर्फ मोबाइल का नहीं, आपका बैंक का भी सारा डेटा उड़ जाए तब क्या? बताइए, क्या आप अपनी कॉपी को मेंटेन करके रखते हैं? क्या आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है? आपके पास रिकॉर्ड रखना बंद कर दिया हम लोगों ने कि सब कुछ तो पड़ा है फोन में। और साइबर अटैक के लिए सरकारें आप प्लान बना रही हैं लगातार, है ना? वो आपको पुलिस वाले की वीडियो आप सबने देखी होगी, मुझे पूरा यकीन है कि भाई किसी को अपना एटीएम का पिन मत देना, आपका खाता खाली हो सकता है। एक किसी की अनजान आदमी की फोन आए तो फोन मत उठाना, आपका खाता खाली हो सकता है। ऐसा नहीं है, अनजान कॉल आई, आपने फोन उठाया और खाता खाली हो गया। ऐसा कैसे? वो जो अपना हुसैन बोल्ट है, उसका भी तो उड़ा पूरा पैसा, पीछे खबर आई। पानी देना, इसमें गर्म कराना है। हुसैन बोल्ट का खाता खाली हो गया, कुछ पैसे उड़ गए उसके अकाउंट से ना, सारे पैसे उड़ गए, जीरो हो गया उसका अकाउंट। और फिर मीडिया में चला। क्यों चला होगा पता है आपको? ये हाँ, हुसैन बोल्ट का खाता इसलिए खाली हुआ क्योंकि फिर आपका वो डायलॉग चाहिए उनको कि मोदी ने भी तो लगाई है। समझे ना? इतने बड़े बड़े डॉक्टर ने दिलाई है, वो पागल ने। हुसैन बोल्ट इतना बड़ा जो रेसर है, पूरी दुनिया का ओलंपियन है, इतने बार का रिकॉर्ड होल्डर है, उसका उठ गया, हमारी क्या बिसात है? इतने बड़े बड़े नेता मर रहे हैं, हमारी क्या बिसात है? जब सब मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, जब सबका खाली हो गया तो हमारा भी खाली हो जाए, जब 200 करोड़ ने लगा लिया हमारे को भी लग गया, क्या होगा? मतलब जस्टिफाई द मीन्स। जब ये आपने देखा ना, जब ये मोतीलाल जब पीएम बना और इससे सवाल पूछना शुरू किया तो ये बोलता था, आपने अगर किसी आजकल की सरकार, जैसे अगर भाजपा की सरकार हम माने, भाजपा का कोई भक्त हो और उसको अगर आप सवाल पूछने लगो कि मोदी ने ये भ्रष्टाचार किया, तो आपने कभी गौर नहीं किया कि वो फटाक से आपको 70 साल पे ले जाएगा। वो तो करते थे, उन्होंने भी तो किया था, 70 साल में तो तुम नहीं बोले। मतलब अगर किसी ने पहले किया है, अगर किसी के साथ पहले हो चुका है, अगर इतने सारे लोगों ने कर दिया है, तो मेरे साथ भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। ये जस्टिफाई करने के लिए सारा खेल। इस साइकोलॉजी को समझिएगा आप लोग कि हम दुनिया में कहीं हो रहा है इसलिए उसको जस्टिफाई कर देंगे, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। तो अभी जो आजकल जो चलन में है, जिस बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊं, भोजन के बाद अब जो आजकल ट्रेंड में है वो है डेटा इज द न्यू फ्यूल। ये लाइन अब सबने सुनी होगी, डेटा इज द न्यू फ्यूल। यानी अब आपको जो खाने को देगा वो डेटा देगा। कि आप कोई भी दुकान खोलते हो
तो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाला बंदा है वो फटाक से आपको बोलेगा जी डेटा होना चाहिए, डेटा अगर है तो सब कुछ है। अगर आप आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो तो आपको डेटा चाहिए, 10वीं में पढ़ने वालों का, 12वीं में पढ़ने वालों का, ग्रेजुएशन वालों का, अनपढ़ों का, पढ़े लिखों का, 10वीं पास वालों का, उनका। तो उधर से जैसा उनको चाहिए वैसा अपना डेटा से निकालो, डेटा फटाक से दे दो और वहां से आओ और अपना हिस्सा लो और चलो। इसी तरह से आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी काम करते हो, आपने कोई इवन अगर आप कोई पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिकल आदमी भी क्या सोचता है, डेटा चाहिए। हमारे जैसा आदमी है, हमको भी डेटा चाहिए कि यार कौन कौन लोग आए थे, इसका डेटा चाहिए, है ना। तो आपका फोन नंबर हम लोग ले रहे हैं, आपका नाम लिखवा रहे हैं, कौन से गांव से हो, हमको ये डेटा चाहिए, क्योंकि आपके गांव में जाना है तो आपके गांव का हमको मालूम होना चाहिए। तो आजकल का जो ट्रेंड है दैट इज डेटा इज द न्यू फ्यूल। तो जिसके पास जितना डेटा है वो उतना मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेशन मतलब आपको अपनी मर्जी से सोचने को वो मजबूर कर सकता है। जैसे आज जो बीमारी आपके सामने है, जो पिछले 3 सालों में आपने झेली है, जो माहौल आपने पिछले 3 साल में लॉकडाउन झेला है, और जिस तरह से इकोनॉमिक बर्बादी हुई है, किसान की भी, दुकानदार की भी, मजदूर की भी, क्या आपको यह नहीं लगता यह सारा का सारा प्लानिंग के साथ था? किस किस को लगता है कि यह सारी प्लानिंग थी? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। आपको लगता है यह प्लानिंग थी? ठीक है। क्या किसी अखबार में या किसी बड़े मीडिया चैनल में आज तक एक भी रिपोर्ट आई कि यह सब प्लानिंग था? नहीं। आज से 50 साल बाद जब हमारे पोता पोती हमारे बाप से, उनके बाप से, मतलब हमारे बच्चों से, समझे ना, हमारे पोता पोती के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, वो गिलास भी दे दो ना, वो अपने पिता से जब चर्चा कर रहे होंगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों को समझा रहे होंगे कि बेटा सरकार जो कर रही है ना वो गलत कर रही है, ये तुमको कंट्रोल करना चाहती है, ये तुमको मैनिपुलेट करना चाहती है। और वो जो बच्चा होगा ना वो कहेगा पापा या मम्मा देखो ना, गूगल पे तो ये आ रहा है, डॉक्टर तो ये बोल रहे हैं, वैज्ञानिक तो ये बोल रहा है, नेता भी यही बोल रहा है, अमिताभ बच्चन भी यही बोल रहा है ना। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। थोड़ा और गर्म चाहिए, इसमें डाल के दे जाओ मुझे। यही ना, मतलब आपको 24 घंटे घर से निकले सामने दीवार के ऊपर लिखा हुआ है 6 फुट की दूरी है, और मुंह का वो मुंह पे लगा लेते थे ना, वो मतलब हम तो मुंह का कच्छा बोलते थे उसको, ताकि ये बंदे को बुरा सा लगे लगाते हुए, वो खुद ही लगाए तो उसी टाइम लगाए कि और यार मैंने क्या लगा रखा है, ये क्या बोल रहा है ये बंदा, ठीक है, वो लगाना है जरूरी। फिर ऐसे ही करके जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, मतलब ताकि पुलिस वाले अगर आपके साथ कड़े से बर्ताव पेश आए तो आप उसको भाई ठीक है ये हमारे भले के लिए हो रहा है, इसीलिए खाए ना हमने डंडे। फिर हमारे साथ कहा कि तुमको राशन वगैरह नहीं मिलेगा या तुम्हारे को जीने नहीं दिया जाएगा, तो वो सब भी हमको इसी चीज के नाम पर किया। अब समस्या ये है कि हमारे बच्चों के पास कोई एविडेंस चाहिए, कोई सबूत चाहिए कि 2019 में जो इस देश के साथ हुआ वो गद्दारी थी। सोचो 50 साल बाद सबूत क्या होंगे। हम जैसे लोगों ने जो किताबें लिखी होंगी, जो 10-10 रुपए वाली ये डॉक्टर जसप्रीत और बर्गे लग रहे हैं, जो हम जैसे लोग हैं, ये वीडियोज हैं, आपको लगता है ये वीडियोज मिलेंगी? फेसबुक अकाउंट तो अभी अपने आप ही आवाज से पकड़ के डिलीट कर देते हैं ना, ठीक है ना भाई। जहां जहां इन शब्दों का इस्तेमाल हो रखा है उनको तो वीडियोज को उड़ा दो। जो किताबें हैं ये सारी गायब हो चुकी होंगी। जो बड़े बड़े राइटर्स की मशहूर किताबें जिनके बारे में अखबारों में छपा है, वो किताबें क्या बता रही होंगी कि महामारी थी, लाखों लोग मर रहे थे, और मोदी जी आए और उन्होंने 200 करोड़ डोज दी, तब जाके देश बचा, है ना। अखबारों की हेडलाइन 50 साल बाद यही दिखाई देगी, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो आप अपनी अगली पीढ़ी को कभी नहीं समझा पाओगे कि यह षड्यंत्र था। जैसे
आज आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है, आपके बुजुर्ग आपको समझा नहीं पाए। उन्होंने बहुत कहा आपको कि ब्याज पे पैसा लेना और देना दोनों हराम होने चाहिए। मुसलमानों ने तो अपनी कुरान में लिख दिया कि ब्याज हराम है। समझे जी? हमारे गुरुओं ने भी पक्का बताया ही होगा हमको, कहीं ना गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा ही होगा कहीं ना कहीं कि ब्याज पे पैसा लेना देना गलत है। लिखा है जी कहीं? कोई जिक्र है इस चीज का? हैगा ना? मतलब उन्होंने बताया है कि तुम लोगों को बचना है इन साहूकारों से, इस ठग खाते से। पर नहीं, अपन ने सुनी नहीं, क्योंकि हमको लगता है टेक्नोलॉजी का जमाना है। जैसे कल आप बता रहे थे, व्हाई डोंट वी मतलब प्रोग्रेस, हम मशीनों को क्यों ना एक्सेप्ट करें? तरक्की, डेफिनेशन ऑफ तरक्की, मैं आपको डेफिनेशन ऑफ तरक्की किसके मुकाबले कहोगे आप? अमेरिका, दुनिया की महाशक्ति बोलते हैं ना। दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज वहां हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज वहां हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा सेपरेशन वहां है, तलाक, सबसे ज्यादा व्यभिचार वहां है, सबसे ज्यादा कर्जा दुनिया में अमेरिका पर है, जापान के बाद। समझ गए? मतलब जिसको आप तरक्की कह रहे हो, अकेलेपन और डिप्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में तरक्की की डेफिनेशन बताने वाले आइटमों के बारे में बताते हैं। अगर आपका मकान कच्चा होगा, गर्मी में ठंडा रहेगा, ठंड में गर्म रहेगा। क्यों जी? चूने से बनेगा तो। ठीक है। अगर फर्श पे संगमरमर होगा, नीचे जमीन अगर कच्ची होगी, उस पे गोबर की पुताई होगी, आप 2 घंटे उसमें पैदल चल लियो, वो तो आजकल डॉक्टर बताता है नंगे पैर चलो, है? अगर आप 2 घंटे कच्ची जमीन पर, मतलब कच्चे फर्श पर अगर नंगे पैर रह लो, तो आप वैसे ही न्यूट्रल हो जाओगे, जीरो हो जाएगा आपका चार्ज। आपकी इतनी सारी बीमारियां तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली खत्म कर देगा। लेकिन अगर आपके घर में संगमरमर है, संगमरमर का नाम क्या है? साइंटिफिक नेम कैल्शियम कार्बोनेट। जब वो गर्म होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जहरीली होती है। मतलब जिसके भी घर में फर्श है वो जहर उगल रहा है। ठीक। अगर आपका मकान चूने के पत्थर से बना, चूने से बना है, आप हर ईंट को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो 50 साल बाद, 20 साल बाद भी, जब भी तोड़ोगे उसको। क्यों जी? हर लकड़ी, हर चौखट, हर दरवाजा दोबारा यूज हो जाएगा, एनवायरमेंट का नुकसान जीरो। ये सीमेंट के जितने पत्थर हैं, जितने हमने सीमेंट के कंक्रीट के बाजार बना दिए, ये एक बार जिस जमीन पे पड़ गया, वो जमीन दोबारा से कोई बीज पैदा नहीं कर सकती। जहां भी ये मकान बन गया, जहां भी ये बन गया, दोबारा आप एक ईंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उतने ही साल चलना है इसने भी। सीमेंटेड मकान की जो उम्र है वो भी 30-40 साल ही ज्यादा से ज्यादा, मतलब वैसे 20 साल बताते हैं। और सुनील इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, वो बताता है कि स्ट्रेंथ जो है वो 20 साल तक रहती है, 20 के बाद, 18 के बाद, 15 के बाद डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे बाप दादाओं के बनाए हुए चूने में गढ़े हुए पुल 150 साल पुराने आज भी हैं। 500 साल पुरानी हवेलियां आज भी हैं। हमारे मकान तय के दिखा दो। क्यों जी? ना उसमें एसी की जरूरत, ना उसमें पंखे की जरूरत, ना उसमें कूलर की जरूरत, ऑटोमेटिकली उसके अंदर एसी पंखा कूलर है। ऐसे मकान है हमारे पास। वो आधुनिकता या ये आधुनिकता? एनवायरमेंट का नुकसान आधुनिकता है, तो मैं समझता हूं फिर हमको वही ठीक है, मतलब पुराने वाला ही ठीक है फिर तो, अगर एनवायरमेंट नुकसान करके हमको आधुनिकता दिखानी है। वही चीज मैंने आपको बताया। आप अगर बीमार हो गए, आपने अगर उसका इलाज अपने घर में कर लिया, अपने खेत में कर लिया, किसी जड़ी बूटी से कर लिया, देसी कुछ पीस के खा लिया और आप ठीक हो गए मान लो, उससे कोई जीडीपी बढ़ेगी क्या? हाँ जी, उससे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। जीडीपी कैसे बढ़ेगी?
जब आप एम्बुलेंस में जाएंगे, जब आप पर्ची कटवाएंगे, फिर आप मिलेंगे, फिर आप टेस्ट करवाएंगे, फिर आप दवाइयाँ लेंगे, फिर आप तीसरे दिन फिर से दवाएंगे, फिर आप फिर से टेस्ट कराएंगे, जब आप फिर से दवाइयाँ लेंगे, जब फिर से आप ओपिनियन दूसरे डॉक्टर का लेंगे, फिर तीसरे का लेंगे, फिर चौथे का लेंगे, तब जाकर के भाई साहब जीडीपी बढ़ती है। ऐसे नहीं बढ़ती है जीडीपी, है जी। जितने ज्यादा आप ऑपरेशन कराएंगे, जितने आप बीमे कराएंगे, हेल्थ बीमे कराएंगे, जितने प्राइवेट कंपनियों के जितने ज्यादा बिल बनेंगे, उतनी जीडीपी बढ़ेगी। अगर फ्री में इलाज हो गया तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। फ्री में पढ़ लिए स्कूल में, गांव के स्कूल में, तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, वहां बस चाहिए, कंडक्टर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, कैमरा चाहिए, आया चाहिए, फिर वहां बड़ी बिल्डिंग चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, वो सब चाहिए। आपका बच्चा सुबह से लेकर शाम तक जाए, आप कार में छोड़ के जाओ, बस में छोड़ के जाओ, जितना आप खर्चा करोगे उतना खर्चा चाहिए। वो खर्चा ही जीडीपी बढ़ाता है, समझे जी। इसके बाद आप अगर अपने एरिया में रहते हो, जहां आप पैदा हुए हो, अगर आप वहीं पर रहते हो, अगर आप वहीं पर रहते हो और वहीं के आसपास के फल फ्रूट और मौसमी चीजें खाते हो, तो आप पैसा खर्च नहीं करते हो, तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। लेकिन जब आप महंगी चीजें खाते हो, स्टोर की चीजें खाते हो, खाने के बाद आप बीमार पड़ते हो, बीमार पड़ने के बाद जब आप फिर से मतलब वो आना जाने का चक्कर चालू करते हो, तो जीडीपी बढ़ती है। अगर आप गायें इस्तेमाल करते हो, बैलों का इस्तेमाल करते हो, खेत के अंदर आप अपने बैल और अपने शरीर से मेहनत करते हो, ना आपका शरीर खराब होता, ना आपको टेंशन होती, ना आपको डिप्रेशन होता, ना आप बीमार होते। आप अपने घर में रहते हो, आप मौसमी खाते हो, आप एकदम फिट रहते हो, अपनी जमीन से जुड़े रहते हो, ना सरकार की गुलामी करने की जरूरत, ना आपको पैसे की जरूरत, ना आपको किसी और चीज की जरूरत। जब आप खुश ही खुश और समाज आपके साथ है, उससे जीडीपी नहीं बढ़ती है। लेकिन जब आप अकेले हो, आप मशीनों का खूब इस्तेमाल करते हो, आप बिजली का खूब इस्तेमाल करते हो, पेट्रोल डीजल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, डीएपी, यूरिया का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद फिर आप दोबारा से बेचने जाते हो ट्रैक्टरों में, फिर आप फिर से आप बीमार पड़ते हो, फिर आप दवाइयां खाते हो, तो जीडीपी बढ़ती है। यानी अगर सही मायने में देखा जाए तो आपका विनाश ही विकास है। क्यों जी? आपकी बर्बादी ही जीडीपी है। विनाश के इस युग में जितना आपकी बर्बादी होगी उतनी ही जीडीपी बढ़ेगा। आपने घर में देखिए कमाल की बात, आपके घर में एक घर है जिसके घर में फ्रिज है, एक घर है जिसके घर में फ्रिज नहीं है। जिसके घर में फ्रिज नहीं है उसने अपने खाने पीने के सामान को बचाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। क्यों जी? जुगाड़ करना पड़ेगा। अब वो पालक लेकर आया बाजार से, जिसके घर में फ्रिज है उसने वो पालक रख दिया अपने फ्रिज में, और जिसके घर में नहीं है उसने रख दिया वो अपने टोकरे में डाल के या बोये में डाल के बाहर रात को, और भाई उसमें तारों की छांव में ओस में रख दिया। अब देखा कि जो फ्रिज वाला था उसको तो कुछ नहीं हुआ, वो तो वैसा का वैसा है अगले दिन तक, लेकिन जो वो है वो सारा का सारा सूख गया है। उन्हें कहा यार बाहर रखा था, सूखना तो चाहिए नहीं था। पास में बेटा खड़ा था, केमिकल लैब थी, उसने बोला मम्मा मैं चेक करता हूं इसमें क्या क्या है। वो देखता है मम्मा इसके अंदर तो पेस्टिसाइड ही पेस्टिसाइड है? इसमें तो सारा जहर ही जहर भरा भरा है, एंडोसल्फान तक घुसा पड़ा इसके अंदर, तो ये तो खाने लायक था ही नहीं। लेकिन वो जो फ्रिज में रखा है उसका तो ताजा है, उसको तो पता ही नहीं चल रहा। फिर वो जो मां है वो सोचती है कि ये खराब चीजें नहीं लानी अपने बच्चों के लिए, फिर वो पास के किसान को बोलती है कि तुम जो भी फसल तुम्हारे यहां होती है, जो मार्केट का रेट होगा डबल रेट ले लेना, पर मैं तुमसे ही लूंगी, इधर से ही लूंगी, और लेकिन उसमें कोई दवाइयां मत डालना। आपने नोटिस किया होगा, अगर आपकी सब्जी ताजा है बिना किसी दवाई की है, वो आपकी 3 दिन 4 दिन बड़े आराम से चल जाती है, बिना किसी फ्रिज की बात कर रहा हूं मैं। फ्रिज में तो रखे 15-15 दिन खराब नहीं होती वो। लेकिन अगर वो केमिकल की दवाइयां हैं, केमिकल से बड़ी हुई है, एक दिन भी बिना फ्रिज नहीं रह सकती वो, एक दिन भी। ठीक है जी? फ्रिज में और क्या रखते हैं हम?
दूध फ्रिज में रखा हुआ भी मेरे ख्याल से उचित नहीं रहता। हमारे घर वाले क्या करते होते थे, हमारे घर वाले क्या करते थे कि सुबह दूध रख दिया, पूरा दिन हल्की हल्की आंच में वो उबलता रहेगा, गर्म होता रहेगा, शाम तक वो लाल हो जाएगा। लाल दूध की फिर अगले दिन दही भी वही होगी, फिर मलाई घी भी उसी से निकलेगा, मक्खन भी, और मतलब लस्सी भी। अब लस्सी भी निकालने के दो तरीके हैं। पुराने वाला तरीका कहता है कि हमें हाथ से निकालनी चाहिए, नए वाला तरीका कहता है कि मशीन दबाओ, बटन दबाओ और निकल जाए। अब जो पुराने वाला है जो हाथ से निकल रहा है वो तो लकड़ी का है, और जो नए वाला है उसमें तो एल्यूमिनियम और स्टील है। एल्यूमिनियम घुसेगा वो हार्ट ब्लॉकेज का कारण बनता है, स्टील अगर है वो एक ही दिशा में चलता है, वो उसको मेडिकेट नहीं कर सका, तो वो जब उसके अंदर जाता है तो मैग्नेटिक एक पावर डेवलप करता है, उसके अंदर चार्ज बनता है। तो वो वाला जो मक्खन है और वो वाला जो घी है वो हार्ट के लिए फिट है, और जो वो मशीन वाला है वो हार्ट के लिए खतरनाक है। ऐसा थोड़ी होता है कि घी तो घी होता है। वो जो सुअर होता है, सुअर का घी खाओ, सुअर मतलब सुअरी मतलब वो HF को बोल रहे हैं हम लोग ना, खाम खाई उसको गाय क्यों बोले भाई, और गाय है ही नहीं, इसलिए उसको हम सुअर ही बोलते हैं HF को ना। अब HF का जो घी है वो घातक है शरीर के लिए। उन्होंने बड़ा गेम खेला, आपको नहीं समझ में आया। जिस टाइम अखबारों में छप रहा था, यार आवाज कम कर रखिएगा इसकी, जिस टाइम अखबारों में छप रहा था ना, उस टाइम पर उन्होंने फोटो जब लगाई, असल में उन्होंने चेक क्या किया, HF का घी और HF का दूध कि वो हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन चेक किया HF का और लिखा अखबार में किसका, गाय का। मतलब वो HF को ही गाय बोल रहे थे। और उससे हमको लगा कि जब इतने बड़े साइंटिस्ट और अखबार कह रहा है कि गाय का दूध खतरनाक है, गाय की डकार से जो है वो अमोनिया गैस निकलती है, वो मीथेन गैस निकलती है, वो मीथेन अपने वाली गाय से नहीं निकलती है, वो उस वाले से ही निकलती है। वो HF है एनवायरमेंट के लिए खतरनाक, ना कि हमारी देसी गाय। अब ये बात समझाने में किसी भी नए नौजवान बच्चे को कितना जोर लड़ेगा हमारे को। अब बिजली है, मान लीजिए बिजली से आप क्या क्या काम करते हो, बिजली से AC, पंखा, कूलर, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, लैपटॉप, ये सब चलता है? मोटर मतलब नीचे से पानी निकालने वाला और ये वाला। आज आप बिना मोटर के पानी निकाल सकते हो जमीन से? ये सिचुएशन आई कि लाई गई? मालूम है जी कैसे लाई गई? इसका आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। जब आपके खेतों के अंदर 10 फुट पे, 20 फुट पे, 30 फुट पे पानी था, जब आप हाथ के नलके से उतना ही पानी निकालते थे जितना आपको चाहिए, उसके बाद इन लोगों ने आपको टूटी के कनेक्शन दिए, और जो टूटी के कनेक्शन दिए तो वो कनेक्शनों में जब एक बार चल पड़ा पानी तो रुकता नहीं था किसी भी गांव में। टूटियां अनलिमिटेड चलती थी ना जी, आपके गांव में भी, हमारे गांव में भी, इनके गांव में भी, इनके गांव में भी, इनके गांव में भी, वो टूटी अनलिमिटेड चल रही है। रतन 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 रतन, पीछे बैठ जाओ, उधर चले जाओ, या तो यहां बैठ के संख्या बल थोड़ी बढ़ाना है। मतलब क्या है कि उनको पता था कि पानी पूरे भारत में वेस्ट हो रहा है, पूरे भारत का पानी अंडरग्राउंड पानी नीचे जा रहा है लेवल। इनको इस लेवल पर लाना है कि बिना मोटर के निकाल ही ना पाए ये लोग, क्योंकि उसके बाद ये बिजली के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। उसके बाद इनको बिजली उतनी मिलेगी जितनी रोटी खाने के लिए आजकल अनाज मिलता है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो। नहीं समझे जी? पहले आपको सब्सिडी पर दिया गया था जो DAP यूरिया है, सारे बीज आपको फ्री में दिए थे। आज आपका किसान लाइन में लग के लेता है, आज आपको कोटा मिलता है, आज आपको महंगी कीमत देनी पड़ती है,
आज आपको सिफारिशें लगानी पड़ती है, आज आपको ब्लैक में लेना पड़ता है। क्यों जी? लिख के रखिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कुदरत का एक नियम है। पहले मैं आप ही की बात का जवाब दे दूं कि राजस्थान में पानी आना सही हुआ गलत हुआ, मैं इसी बात का जवाब देता हूं, इसी बात से आपके सारे जवाब निकल आएंगे। जब इस सिस्टम को चलाना है, इकोलॉजी को, तो कुदरत को एक बैलेंस करना पड़ता है कि कहां से पानी उठेगा। समंदर से उठेगा भाप बन करके, वो जाएगा, उसके बाद वो ट्रैवल करके कहां तक जाएगा। सबसे पहले वो पहाड़ के पास जाकर के रुकता है। बादल सैचुरेशन जब होता है ना, तो सबसे ज्यादा बारिश वहां पर होगी। उसके बाद जब वहां का कोटा पूरा हो जाएगा तो उससे दूर आता चला जाएगा, पहाड़ से जितना दूर होता चला जाएगा, पानी की जो कमी है वो होती चली जाएगी। जिसको जितना पानी चाहिए उतना पानी कुदरत दे देती है। उसके बाद रिहाइश का एक तरीका है कि अगर आपको रहना है तो हमेशा बहते हुए पानी के आसपास रहो। जब आप बहते हुए पानी के आसपास रहते हो, नदी के आसपास, तो आपको पानी वेस्ट नहीं करना, आपने पानी खराब नहीं करना। ना तो उस पानी के अंदर कोई गंद जाना चाहिए, ना ही आपने जितना पानी लिया वो पानी वेस्ट होना चाहिए। जितना पानी आपके पास एक्सेस में है, वो एक्सेस का पानी आपका जमीन के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि नीचे जाके वो प्योरीफाई हो के सबसे नीचे पहुंचता है, और वहां जाकर के फिर वो पूरी लाइफ टाइम सर्कल ऐसा रहता है कि वो शुद्ध होता रहता है। फिर बाद में जरूरत पड़ती है तो वो नलकों के जरिए निकाल लिया जाता है, या फिर वो अपने आप से कहीं ना कहीं से फूट के निकल लेता है। कोई मतलब जब एक्सेस हो जाता है तो निकल लेता है वो। इस प्रोसेस में जिस जगह पर जैसा मौसम होता है, उस जगह पर वैसी फसलें होती हैं। जैसे हमारे पंजाब के अंदर पहले गेहूं और चावल नहीं होता था। ये हमारी फसलें नहीं हैं। यहां ये हमारी फसलें नहीं हैं। हमारे यहां की जो मिट्टी है वो चने के लिए, बाजरे के लिए, जवार के लिए, गवार के लिए सबसे बेस्ट है, जिसको आजकल फिर वो लोग प्रमोट कर रहे हैं मोटे अनाज के। तो यानी अब वो अमीरों का अनाज है, ठीक है ना, जिसको मिलेट्स बोलते हैं ना, वो अमीरों का अनाज बोलते हैं। तो हमारा था ऑलरेडी। हम लोगों के दिमाग में ऐसी साइकोलॉजिकल वो डाला गया कि मेहमान आएगा तो गेहूं की रोटी देंगे, तो गेहूं को वीआईपी बनाया, क्योंकि गेहूं यहां की फसल है ही नहीं थी। हमारे गेहूं तो उधर अमेरिका वालों की, उन्होंने हमारे देश को गेहूं दिया कि हमारे लिए ये लोग उगाएं, मतलब अपनी जमीन को खराब ये करें, हमको उनको नहीं उगाना। यहां से सस्ता मिल रहा है जब, तो क्यों मेहनत करें, हम लोग दूसरे काम करते हैं, तुम लोग हमारे लिए मजदूरों की तरह काम करते रहो। तुम्हारे यहां जंगल है, तुम खेतों को साफ करते रहो, इनसे साफ करवा लेंगे, बाद में इनकी जमीनें हथिया लेंगे। तो उन्होंने गेहूं और धान हमारे यहां उगाने के पर्पज से हमको पानी दिया, ताकि हम अपनी जो मल्टी लेयर और जो अपनी खेती का जो अपना जंगली जो खेती का जो अपना स्टाइल है, वो स्टाइल हम छोड़ दें और उनके वाले स्टाइल को अपना लें और अपनी मिट्टी को खत्म कर दें, इसका पोषण खत्म कर दें। आज आपके पास ना तो गेहूं और चावल के बीज हैं, ना ही आपके पास अपने पुराने मिलेट्स आपके बीज में खेत में होंगे। मतलब आपने अपनी मिट्टी भी खराब कर ली, उसकी उपजाऊ शक्ति भी खराब कर ली, पोषण भी खराब कर लिया, बीज भी खराब कर लिया, अनाज भी खराब कर लिया, शरीर भी खराब कर लिया, समाज भी खराब कर लिया, जेब भी खाली कर ली, परिवार भी खराब कर लिया, सब खत्म करके अब हम ठन गोपाल हैं। और अब वो कह रहे हैं कि अब जो है ना, आपको ये सब उगाने की जरूरत नहीं है, अब हम एमएसपी कुछ नहीं देंगे। पहले 30-32 फसलों पे दिया था एमएसपी शायद उन्होंने, और उसके बाद लेकिन असलियत में 2 को ही दिया, क्योंकि जिन 2 को देंगे उन्हीं को उगाएंगे और बाकी को वो जब छोड़ देंगे। बाकी को हमने छोड़ दिया तो हमने सारा किसान एक ही दिशा में लगा दिया, और ये सारा का सारा पॉलिसी मेकिंग से हुआ। जहां जहां पानी नहीं है, मैं बताता हूं आपको राजस्थान की कहानी, जहां पानी नहीं गया है वहां कुदरत की बारिश से बाजरी होती है। वो बाजरी आज भी प्योर ओरिजिनल ऑर्गेनिक है।
जहां पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा, एक्सेस पानी की जरूरत केवल वहां पड़ेगी, और वहां की बाजरी में जहर आ चुका है। यह राजस्थान का हाल है। राजस्थान में जहां पानी है वहीं लोग बीमार हो रहे हैं, जहां पानी की कमी है वहां आज भी एक भी आदमी बीमार नहीं होता, बशर्ते कि शरीर का केमिकल उसके अंदर ना गया हो। ये जो अभी 2 साल पहले शरीर में डॉक्टर ने जबरदस्ती करी। इतना बड़ा खेल है, जहां मशीन नहीं गई है, जहां आर्टिफिशियल सुविधा नहीं गई है, वहां नेचुरल तरीके से लोग रह रहे हैं, वहां एक भी आदमी बीमार नहीं है, एक भी परिवार नहीं टूटता, एक भी कायदा नहीं टूटता, एक भी नियम नहीं टूटता। अगर आपको यह जानना है सच, झारखंड के अंदर मेरे कुछ दोस्त हैं, भील इलाके में जाइए, वहां जाइए, उनके कबीलों के अंदर, ट्राइबल इलाकों में एक सिंगल आदमी बीमार नहीं होता सदियों से, कभी तक भी, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपने जंगल में घुसने नहीं दिया। मतलब आपको पूरी जिंदगी जीना है, आपने वो जिंदगी जीनी क्यों है आप सोच के देखो। मशीनों के लिए थोड़ी जीना है यार, आपको अपने जीवन में प्रकृति के साथ देखो, परमात्मा से जुड़ने का मतलब मैंने गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा नहीं है, पर मैं 100% एक बात कह सकता हूं कि ये सब जो जितने भी गुरु हैं ना, जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म जो चालू किए जिन लोगों ने, ये वो लोग थे जो परमात्मा से, प्रकृति से सीधे जुड़े हुए लोग थे। ये अगर जो भी रास्ता बताएंगे ना, जो गुरुद्वारा साहिब से जो आवाज जाएगी ना, वही बात गीता में भी लिखी होगी, वही बात कुरान में भी लिखी होगी, वही बात मतलब सब जगह वही बात लिखी होगी। उन सब बातों का निचोड़ एक ही है कि प्रकृति की अवहेलना करके आप परमात्मा की स्तुति नहीं कर सकते, परमात्मा को याद नहीं कर सकते आप प्रकृति को खराब करके। अगर आपको परमात्मा चाहिए तो आपको प्रकृति भी चाहिए। जो नेचुरल चीज है, आप अगर उसको नहीं बचा रहे तो आपको परमात्मा का नाम लेने का भी हक है ही नहीं है। और अगर आप उसको बचाने के लिए काम कर रहे हो तो आप सीधा काम ही परमात्मा का कर रहे हो, फिर आपको टेंशन नहीं है, फिर आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। फिर आपको लड़ने की ताकत और लड़ने की अक्ल फिर परमात्मा अपने आप देगा। अब वो गुरु महाराज आपको यही बताते होंगे, मेरे ख्याल कहीं ना कहीं प्रकृति का भी जिक्र होगा। हाँ बस बलहारा कुदरत वसिया, बलहारी बलहारी कुदरत वसिया है इसका मतलब जी। अच्छा, कुदरत में बलहारी मतलब वो परम पिता कुदरत में ही बसता है। हाँ है कि नहीं जी? ये बोल के देखो, इधर दो, इसमें बोलो, इसमें ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾਗਾ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਏ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਏ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਊ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦੂਜੀ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਘੱਟ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਣੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ,
ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ, ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। बिल्कुल बूटा सिंह जी, मैं आपको यहीं पर मैं यही आपको बता रहा हूं कि कुदरत को इग्नोर करके आप परमात्मा को नहीं पा सकते। और जब आपने बात गाय की करी है तो मैं समझता हूं कि वो मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके खेत में जितने मोटे टायर वाला ट्रैक्टर अंदर जाएगा, आपके खेत में फिर जाएगा, उतने ही आपके खेत के सूक्ष्म कीटाणुओं का सत्यानाश करेगा, उनको मारेगा। जितना केंचुआ है, केंचुआ क्या करता है, वो आपकी जमीन को पोरस बना के रखता है ताकि जब पानी ज्यादा आ जाए तो पानी सारा अंडरग्राउंड चला जाए। केंचुआ मरेगा ही केमिकलों से, तो केंचुआ मर गया तो आपके जितने सारे कीट हैं, वो जितने फ्रेंडली कीट हैं किसान के, वो सारे मर गए। सारे मरने स्टार्ट हो गए तो आपकी जमीन जो है वो खाली खोखली होती चली जाएगी। फिर आपको उसमें जहर डालना ही पड़ेगा, और खाने में जहर, बीज में जहर, खाने में जहर, तो फिर जो खाने वाला है उसके दिमाग में जहर, फिर समाज में जहर, फिर और कुछ बचना ही नहीं। यानी अल्टीमेटली आपको ये पंखे बंद ही कर दो। कौन सा पानी पीना चाहिए? बोतल का तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और जो रनिंग वाटर है, हाँ, नीचे का पानी अगर खराब नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका सारा ही पानी खराब हो चुका है तो आपके पास ट्रीटमेंट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन लोगों ने आपके पास, ये आपको ऐसा नहीं करते हैं। देखिए, मैं फिर से मैं दोबारा वहीं आता हूं। ये जो लड़ाई जो हमने शुरू करी है ना, हमने जब शुरू की थी तो कुछ साथियों ने हमसे कहा था कि तुम बहुत आदर्शवाद में चल रहे हो देवेंद्र, इतना आदर्शवाद ठीक नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए? थोड़ा सा बहका दो, थोड़ा सा पीछे लगा लो लोगों को, फिर थोड़ा सा फायदा उठा लो। क्योंकि अभी तक क्या हुआ, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, किसान आगू बन के बैठा है, उसके पास तो जमीन बढ़ती जा रही है और किसान लुटता जा रहा है। जो गरीब की लड़ाई लड़ रहा है वो तो अपने 800 पुतले बना के बैठ गई है ना। जो गरीब की लड़ाई लड़ने चले वो तो अपने पुतले बना के बैठ गए, उनके तो पास तो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी हो गई, गरीब और गरीब होता चला गया। तो जिसने जिसकी लड़ाई लड़ी, जिस तरह की लड़ाई वो लड़ने चला, वो उस लड़ाई को भूल गया थोड़े दिनों के बाद। उसका कारण क्या था कि ये इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना, आप सोच नहीं सकते। मैं जब आपके पास आया तो मैं कैसे उम्मीद कर लूं कि आप आज ही जाग कर खड़े हो जाएंगे। वो जो आग लगने में मेरे को 10 साल लगे, मैं 12 में नौकरी छोड़कर गया। मुझे लगा नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है सरकारी नौकरी वाला, मैं अपना सिस्टम प्राइवेट बनाऊंगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, देखिए मैं आपको, एक मिनट एक्सक्यूज मी, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको रास्ते कैसे मिलेंगे। क्योंकि ये जो आपने मुझसे पूछा, ये मेरे से पूछने का सवाल नहीं है, ये आप ट्राई खुद करना पड़ेगा। ये आपको कैसे, मैंने सोचा कि सरकारी नौकरी वाला रास्ता ठीक नहीं है, यहां तो मुझे सरकार की गुलामी करनी पड़ती है, और सरकार तो प्लान बना रही है सारे सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट हाथों में देने के। तो मैं भी उनके एजेंट की तरह काम कर रहा हूं, तो मेरे लिए, मैं अपने समाज के लिए इतना गंदा काम नहीं कर सकता, तो मैं अपनी नौकरी छोड़ देता हूं। मैंने, वाइफ मेरी थी वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, मैंने उसकी भी छुड़वा दी। मैंने कहा तुम भी छोड़ो। साल भर बाद, 9 महीने बाद उसने छोड़ दी। हम दोनों छोड़ करके अपने तरीके से बच्चों को तैयार करने में लग गए। हमने अपने बच्चे भी तैयार कर लिए, दोस्तों के बच्चे भी कर लिए, हमने क्लासरूम कंडीशन में भी तैयार कर लिए, और हमने देखा कि हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरे गांव को 100% रोजगार देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम ये पलायन रोक सकते हैं जो गांव से शहर में हो रहा है और शहर से विदेश में हो रहा है। ये हमारे यहीं हो रहा है। गांव वाला आदमी पहले शहर जा रहा है,
शहर वाला उधर जा रहा है, और गांव वाला डायरेक्ट अगर विदेश जाना चाहता है गांव का बंदा, तो उसको जमीन बेचनी पड़ रही है। मतलब वो बिना बेचे बाहर नहीं जा सकता। शहर से तो जा सकता है, क्योंकि शहर में वो उस लेवल पर समझ पैदा हो गई कि कौन से कागज लगाने हैं, और उस रास्ते से जाके वो थोड़ा खर्चा करके निकल लेता है। बट गांव के आदमी को अगर विदेश जाना है तो उसे डायरेक्टली जमीन बेचकर जाना पड़ेगा। तो हम इसको बचाने के लिए निकले। मैं सबसे पहले मैंने सोचा कि उसी टाइम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चालू हुई थी, तो मेरा जो बिजनेस पार्टनर है वो गौतम अडानी का भी पार्टनर था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा यार तू मेरी मिलवा ना, मेरे से बात करवा। उसने गौतम से बात करी, तो अडानी ने मेरी मुलाकात पीएमओ में फिक्स कर दी। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिला। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, तो इसलिए मेरे पास तो वो डॉक्यूमेंट भी हैं सब। मैंने ले जाकर के प्राइम मिनिस्टर के सामने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दी कि देखो ये हो रहा है, ये तरीका है। मेरे को सुना, अच्छे तरीके से सुना गया। सुनने के बाद मेरे को कुछ अफसरों की ड्यूटी लगा दी कि इनको सुनाओ आप बाकी की कहानी। मैंने बाकी सारी कहानी 1-1.5 घंटा, मतलब पौने घंटे के करीब मैंने पूरे सेमिनार हॉल में सारे अफसरों की मैंने पूरी तरह से वो लिया। लेने के बाद, प्रेजेंटेशन देने के बाद, फिर मैंने उनको बोला कि अब हम पूरे हर गांव में ये चालू कर सकते हैं अगर आप सचमुच कौशल विकास करना चाहते हो। आप हैरान रहेंगे, उनकी बातें मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता। मतलब इतना गंद मच चुका है वहां जाकर के कि पार्टी को भी पैसा चाहिए, अफसरों को भी पैसा चाहिए, मतलब हर महीने चाहिए और हर केस पे चाहिए, हिस्सा चाहिए सबको। मतलब तो मैं उनको बोलता हूं कि ये जो उधर मालूम है क्या, प्राइम मिनिस्टर को मालूम है कि तुम लोग पैसे मांगते हो या तुम लोग ऐसा काम करते हो? तो वो बोलता है जी जज की मर्जी के बिना उसका रीडर पैसे ले सकता है क्या? तो मैंने बोला चल ठीक है। मैं स्मृति ईरानी से भी मिला, उस टाइम शिक्षा मंत्री वही थी। फिर मैं अपने सांसद से मिला, अपने एमएलए से मिला, अपने जिला पार्षद से मिला, ब्लॉक समिति वाले से मिला, फिर मैं सरपंच से मिला। मतलब सरपंच ने मेरा साथ, मेरे गांव के सरपंच ने मेरा साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे परिवार ने उनकी वोट नहीं करी थी। मतलब ये हमारा थॉट प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको, किस लेवल पर, मतलब मैं क्या बदलना चाह रहा हूं और वो क्या सोच रहे हैं। और उसके बाद मैं स्कूल के मालिकों से मिला, प्रिंसिपल से, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और प्राइवेट स्कूल के, फिर मालिकों से भी मिला, और फिर आखिर में मतलब टीचर से मिला। आप यकीन मानिए किसी को भी आपके बच्चे के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। आपके बच्चे के जरिए उसको कितना पैसा मिलता है, कितना नाम मिलता है, उसके स्कूल का कितना नाम हो रहा है, वो सब चलेगा। बट आपके बच्चे की जिंदगी कितनी बर्बाद हो रही है, इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता। और मैं बैठा बैठा सोच रहा हूं कि तुम पता नहीं क्या करने चले हो। फिर मेरे दिमाग में आया कि स्टेक होल्डर तो उसका बाप बाप है ना, तो मैं मां बाप को समझाने निकलता हूं। 2016 में मैंने अपना इंस्टीट्यूट बंद करके और मैं गांव गांव लोगों को समझाने निकल पड़ा। मतलब जिस टाइम पर मेरे से मिलने के लिए 2 साल की वेटिंग में लोग खड़े रहते थे, उस टाइम पे मैं गांव के लोगों को इस मुद्दे पे समझाने चल पड़ा। मेरे को कुछ लोग बोलते हैं, स्मार्ट लोग, मेरी 60-65 फ्रेंचाइजी थी पूरे इंडिया में, राजस्थान में, गुजरात में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में। मैं अपनी सारी फ्रेंचाइजी बंद कर दी। इधर अमृतसर में भी थी, अपनी पंजाब में भी थी, लुधियाने में भी थी। मैं अपनी सारी फ्रेंचाइजी बंद करके गांव के लोगों को समझाने चल पड़ा कि नहीं भाई, इससे पैसा नहीं कमाएंगे, इससे गांव बदलेंगे, इससे देश बदलेंगे। और गांव के लोगों के पास गया तो गांव के लोग सोचते ही मिले कुछ हो रही, ओ कुछ नहीं जी, हाँ तो गांव में कुछ नहीं रखा जी। मैं कह रहा तुमको गांव बचाएगा, वो कह रहा ना गांव में कुछ रखा ही नहीं है। मैं कह रहा हूं तुमको तुम्हारी जमीन बचाएगी, ना जमीन में कुछ रखा ही नहीं है। भाई बंद करना, पंखे बंद कर दो, बंद ही रखो इनको, कोई जरूरत नहीं है, अभी इतनी गर्मी नहीं हुई। मैं कह रहा हूं तुमको यार तुम्हारा भाईचारा बचाएगा, तुमको तुम्हारा समाज बचाएगा। आने वाले वक्त में तुम्हारे बच्चे एक दूसरे का गला काटने वाले हैं। मतलब एक्चुअली यकीन मानिए, मैंने अपनी डायरी में 2000 कब लिखा था मैंने, 2002 में के आसपास मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है एक में, जिसमें मैं लिख रहा हूं कि आने वाले वक्त में मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि 2022-23 तक
बच्चे अपने टीचर्स के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर और अपने सहपाठियों के ऊपर अटैक करने लग जाएंगे। और ये बात 2017 में ही हो गई। 17 में रेयान में एक बच्चे ने बच्चे को मार दिया था, बाद में फिर प्रिंसिपल को गोली मारी यमुनानगर में एक बच्चे ने, फिर अपनी माँ को और अपनी बहन को छत से धक्का दे के मार दिया था कि रोज होमवर्क करवा के मेरा दिमाग खराब कर दिया। फिर ये होमवर्क वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। मतलब जब मैं ये देख रहा हूं कि जिन लोगों को मैं समझा रहा हूं उन लोगों को भी अपने बच्चों की नहीं पड़ी है, उनको भी पैसे की पड़ी है, उनको भी प्लॉट चाहिए, उनको भी बड़ा मकान चाहिए, उनको भी रुतबा चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए, उनको ड्रेस चाहिए, उनको ब्रांड चाहिए। तो मैं उस टाइम बैठ के मत्थे पे हाथ रख के ये सोच रहा हूं कि इनके इस सोच का फायदा उठाकर मैं फिर से पैसा कमाने लग जाऊं, या इनको यही समझाता रहूं जो समझा रहा हूं। तो मैंने निर्णय लिया मैं यही समझाऊंगा, नहीं समझे तो ना समझे, मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा। गलत रास्ते पर 100 की स्पीड से चलने से बढ़िया है ठीक रास्ते पर 2 की स्पीड से चल लो। यह निर्णय लेकर के अपन ने यही रास्ता तय करके रखा। तब जाकर के धीरे 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 फिर ऐसे हालात बनते चले गए कि ऑटोमेटिकली फिर ये लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन के बाद तो मेरा परिवार टोटली बदल गया। परिवार कौन सा? जिनके साथ रहता था। पहले जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने वाले लोग थे, अब मेरी टीम में, मेरे साथ में, मेरे दोस्तों में, मेरे सर्कल में, मेरी फैमिली में अब सिर्फ वो लोग हैं जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, जो सिर्फ समाज के बारे में जो सिर्फ कुदरत को बचाने की सोचते हैं। अब मेरा परिवार इधर बढ़ता जा रहा है, कुदरत को बचाने वाला। तो मेरे को यह समझ में आया कि अगर तुमने रास्ता बदल लिया होता तो ये लोग कहां मिलते, बिकॉज ये लोग भी अकेले थे, इनको भी लग रहा था कोई नहीं है, मुझे भी लग रहा था कोई नहीं है। हम दोनों मिले तो चल 2 हो गए भाई, हाँ फिर देखा 3 हो गए भाई, चल 4 हो गए भाई। आज हम लाखों की संख्या में हैं। आज मतलब वो लोग, उन्हीं लोगों को बुलाने के लिए कि और कौन कौन लोग हैं जो समाज को इस दिशा में सोचना चाहते हैं, हमने ये कहा कि भाई जो भी कुदरत को बचाने के लिए, गांव को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी नस्लों को बचाने के लिए, अपनी बीजों को बचाने के लिए, अपनी आजादी बचाने के लिए, अपने शरीर बचाने, जो आपको लगता है अपना परिवार बचाना है या आपको अपने संस्कार बचाने, अपनी सभ्यता बचानी, अपना सभ्याचार बचाना, जो भी चीजें खराब हो गई हैं उसको बचाने के लिए जो जो लगा हुआ है, आ जाओ, हम मिलकर बचाएंगे। क्यों जी? अगर बूटा सिंह को हम गाय बचाने में मदद कर दें तो वो आपको बीज बचाने में मदद कर देंगे, और मेरे को नस्ल बचाने में मतलब आसानी हो जाएगी और आपको गांव बचाना आसान हो जाएगा। जो सरपंच अपने गांव को बचाना चाहता है उसको बाकी के लोग बचाने के लिए। तो जो जो अपनी असलियत बचाने की लड़ाई, अपनी आजादी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए फिर हमने ये मुहिम शुरू करी जनता सरकार मोर्चा की। और हमें तो मालूम भी नहीं था कि इस लेवल पर हम लोग पहुंच जाएंगे। फिर हमारे हाथों में हथियार आते चले गए। मतलब आप देखिए, जब मैंने ये कहा ना गांव के लोगों को कि भाई हमको ना ये बीज बचाने की लड़ाई लड़नी है, हमको ये समाज बचाने की लड़ाई लड़नी है, तुम खेत में ये मत किया करो, तुम खेत में वो मत किया करो, तो गांव का जमींदार बोलता है, किसान बोलता है कि वो क्या बोलता है कि भाई हम क्या करें डॉक्टर साहब, हम तो सारा गांव कर्जदार हैं, हम तो कर्जे में दबे पड़े हैं। तो फिर हमें लगा कि कर्जे में दबे पड़े हो, हां जी, मान लो पूरे गांव का कर्जा, पूरे गांव का कर्जा अगर जनता सरकार मोर्चा उतार दे, फिर बचा लोगे क्या अपने गांव को? हमें फिर तो क्या दिक्कत है? तो फिर भाई इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि पूरे गांव का कर्जा हम उतारेंगे, तुम अपने गांव, अपनी नस्ल, अपने बीज, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना सभ्याचार बचा लो, है? क्योंकि कर्जे वाले हथियार हमारे पास आ गए, वो हमको पता चल गए। और आप यकीन मानिए, पहले हमको भी ये लगता नहीं था कि हम सच में इसका सलूशन कर देंगे क्या। पहले तो हमको लगा कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले हम ट्राई करते हैं कुछ।
बैठो। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ उसी पे आ रहे हैं तो फिर वही लोगो आ ही गया। पहले वो शुरू कर दो, एक रिक्वेस्ट कर दो प्लीज़, कोई क्वेश्चन ना करे फिर मुद्दा चेंज हो जाता है। ये मेरे नहीं नहीं साढ़े बंदों कोई का- गल नहीं, हाँ, वो तो मैं बोल दिया ट्रैक तो गड्डी ले जाता है। रोकना इसको, इसको रोक के दोबारा चालू कर दो।